कह रहा है कि नॉन मेटल। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स इन द कंपेयर टू द मेटल, यानी बहुत कम ऐसे मेटल्स हैं जो नॉन मेटल के कंपेयर में हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। The non-metals are either solid or gaseous except bromine with is a liquid, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो तो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं या फिर गैसियस के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो ब्रोमीन होता है वो आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कह रहे डू नॉन मेटल आल्सो हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके भी आल्सो हैव द सिमिलर, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, सिमिलर है मेटल की जैसे। आइए हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से जानते हैं। एक्टिविटी 3.7 कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। ठीक है, कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 एंड 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स आर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यानी 3.1 से लेकर 3.6 तक जो भी नॉन मेटल हैं इनके ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नाउ कह रहे कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड इन टेबल 3.1, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो टेबल 3.1 पे उसको रिकॉर्ड करो। डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि किसके बारे में डिस्कस करना है आपको, मेटल और नॉन मेटल, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में आपको डिस्कस करना है इन द क्लास में। यू मस्ट हैव कॉन्क्लूड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन। ठीक है, एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन, आप उसमें यह देखोगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें बहुत से एक्सेप्शन जो होंगे वो निकल के आएंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, यानी मरकरी को छोड़कर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। एक्टिविटी 3 में यह चीज़ बताया गया था। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल आर हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो आपने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जो मेटल होता है वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। बट गैलियम्स एंड सेसियम्स हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी गैलियम्स और सेसियम जो होते हैं उसके बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर प्लम। ठीक है, यानी सेसियम्स और गैलियम जो होते हैं इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है बहुत लो होती हैं। अगर इसको आप अपने पल में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। आयोडीन ने फिर आपने क्या भी किया कि जो सेकंड हमको ये कह रहा है कि आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल्स बट इज़ अ लास्टर। जो आयोडीन होता है वो नॉन मेटल है पर ये क्या होता है, चमकदार होता है, दैट मीन लास्टर होता। तो मतलब कि जो आयोडीन है, नमक है, ये नॉन मेटल तो है लेकिन ये क्या है, लक्ष्य से मतलब चमकीला भी है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म। जो कार्बन हमारा है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी ये डिफरेंट फॉर्म में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे और इसके हर फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। डायमंड जैसे कि है एलोट्रॉप है ऑफ कार्बन द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज अ नॉन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे जो डायमंड हमारा वो क्या है, एलोट्रॉप है। ठीक है, एलोट्रॉप मतलब कार्बन है लेकिन वो क्या है, एलोट्रॉप है, वो भी क्या है, डायमंड है और सबसे हार्डेस्ट है नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है। और ये क्या है, नॉन एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब उसी पर हम लोग देख रहे हैं जो ग्रेफाइट है ये अनदर एलोट्रॉप्स है ऑफ कार्बन इज द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पे जो डायमंड था वो हमारा क्या था, सॉरी, यानी कि देखो जो ग्रेफाइट है वो क्या है, एक दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का जो कि क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। Alkyls metals lithium, sodium and potassium are soft. They have can be cut with a knife. यानी कि अब यहाँ देख रहे हो कि एल्काइल जो है हमारा वो क्या है, मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है जिसको हम लोग आसानी से
वो नाइफ के माध्यम से काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो दोनों को दोनों क्या होती है, लो होती है। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज अ मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट है उसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो मेटल होता है नॉन मेटल होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसके आधार पे जानेंगे। नाउ एक्टिविटी 3.8 नाउ टेक द मैग्नीशियम से रिबन्स एंड सम सल्फर पाउडर, यानी आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और कुछ हम सल्फर के पाउडर लेने हैं। बंद मैग्नीशियम से रिबन्स, आपको क्या करना है, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाना है और उसके जो राख है उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आप उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाना है। फिर आपको क्या करना है, टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद द बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, यानी इसके रिजल्ट को चेक करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर लेना पड़ेगा। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है तो मतलब जो सॉल्यूशन हमारा वो क्या है, बेसिक है। अगर हमारा ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। टेस्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम एसिड और बेसिक, वो आपको टेस्ट करना है कि वो एसिडिक और बेसिक है। नाउ बंद सल्फर पाउडर, अब आपको ये करना है सल्फर पाउडर को मतलब जलाना है एंड टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर कलेक्ट टू द फॉर्म ऑफ द फ्यूम्स प्रोडक्ट, यानी उसके धुएं को आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब पे इकट्ठा करना है और फिर क्या करना है, उसमें भी पानी मिला देना है और उसको हिलाकर शेक करो। नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन विद द ब्लू और रेड लिटमस पेपर, अब आपको करना है जो सॉल्यूशन मिला है उसको आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करना है। यानी कि जब कह रहे कि इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, यानी जो आपने प्रोडक्ट लिया था जो आपने मतलब फॉर्म ऑफ द बर्निंग के दौरान जो आपने प्रोडक्ट लिया था वो सल्फ्यूरिक है, एसिड और बेसिक है, ये आपको क्या करना है, उसको बताना है। कैन यू रिटन द इक्वेशन ऑन दिस रिएक्शन, क्या आप इस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। एक्टिविटी 3.8 समझ में आया या नहीं आया, अगर मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में समझना कि जो मैग्नीशियम रिबन और एक सल्फर पाउडर, हमको 2 प्रोडक्ट लेना है। 2 प्रोडक्ट लेने के बाद पहला प्रोडक्ट जो हमारा मैग्नीशियम रिबन उसको हमको क्या करना है, जलाना है। जलाने के बाद उसके पाउडर को कलेक्ट करना है। पाउडर को कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग उसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर डाल देना है। वाटर डाल के हमको एक नया सॉल्यूशन तैयार करना है और फिर इसको हमको रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। और दूसरा हमारा क्या है, सल्फर पाउडर है। सल्फर पाउडर हमको क्या करना है, लेना है, उसको क्या करना है, उसको भी जलाना है। जलाने के बाद हमको क्या करना है, उसके जो धुआं है उसको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है। टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद उसमें भी क्या करना है, पानी डालना है और उसको शेक करना है। शेक करने के बाद क्या करना है, हमको 2 पेपर लेने हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस और ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर को लेकर हमको यह चेक करना है क्या ये भी एसिडिक और बेसिक है। ये 2 प्रोडक्ट लेने के बाद हमको यह चीज़ करना है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, कह रहे कैन यू रिटन इक्वेशन ऑन द रिएक्शन, यानी जो ये रिएक्शन है क्या इसके आप रिएक्शन का इक्वेशन भी लिख सकते हो क्या। अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे कि मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी बहुत से ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब हम लोग उसमें क्या करते हैं, पानी को डिजॉल्व कर देते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा भी होता है, बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं जब हम बेसिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे कि जो मेटल जो होता है ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कैसे करते हैं, इसके नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमारे में दिए गए हैं कि कैसे मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। नाउ 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, कह रहे हैं वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 to 3.2.4 फॉर दिस कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी इन सब मेटल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी
इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के जानने के लिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। नाउ व्हाट हैपन व्हेन द मेटल आर द बर्न इन एयर? क्या होगा अगर हम लोग मेटल को एयर के प्रेजेंस में उसको क्या करें, बर्न करें। कह रहे यू हैव सीन द एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न इन द एयर विद द दार्जिलिंग विद द वाइट फ्लेम। यानी 3.8 एक्टिविटी में हमने ये देखा था कि जो मैग्नीशियम है जब हम लोग उसको एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसमें एक चमकदार फ्लेम निकलता है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैटर? यानी सारे मैटर ऐसे नहीं होते हैं। लेट अस चेक बाय द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्टिविटी के माध्यम से उसके मेटल में जो बर्नेड होता है उसको चेक करेंगे। नाउ एक्टिविटी 3.9 कह रहे हैं क्वेश्चन, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर द आइज प्रोटेक्शन। यानी जो एक्टिविटी है ये टीचर की निगरानी में होनी चाहिए और सबसे बेटर यह होगा कि अगर स्टूडेंट आइज प्रोटेक्शन के लिए अपना मतलब कुछ ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी आइज प्रोटेक्ट रह सकें। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेक अबव विद द पेयर टंग्स ऑफ एनी ट्राई टू बर्निंग ओवर फ्लेम। यानी आपको क्या करना है, पेयर ऑफ टंग का इस्तेमाल करना है किसी भी सैंपल को जलाने के लिए। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल। यानी इसी तरह आपको क्या करना है, एक एक सैंपल लेकर उनको क्या करना है, जलाना है, बर्न करना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म। आप उन सभी जले हुए प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। और कह रहा है कि लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। अब उन्हीं प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, लेना है और उसको कुछ समय के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। विच मेटल बर्न इजली? वो कौन से मेटल जो आसानी से जला। व्हाट फ्लेम कलर डू यू ऑब्जर्व? यानी कि आपने जलते समय किन कलरों का मतलब फ्लेम ऑफ कलर का क्या आपने देखा, क्या ऑब्जर्वेशन किया जब मेटल जल रहा था। एंड हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर द बर्निंग? यानी कि मेटल के सरफेस में आपने मतलब कि मेटल के सरफेस में आपने क्या दिया जब वह जल रहा होता है, मतलब उस जलने के बाद आपने क्या देखा मेटल के सरफेस को। एंड अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिएक्टिविटी के आधार पे हमको क्या करना है, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे मेटल को रखना है। ऑल द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। और जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब क्या होते हैं, सॉल्युबल। क्या कह रहे हैं कि आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर? क्या जितने भी ये प्रोडक्ट हैं सॉल्युबल ऑफ वाटर है? नाउ फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि 3.9 में कहा गया है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो टीचर की निगरानी में करोगे और एक ग्लास का इस्तेमाल करोगे अपने आइस प्रोटेक्शन के लिए। फिर क्या करना है, आपको पेयर ऑफ टंग लेना है। पेयर ऑफ टंग लेने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी मेटल हैं उन सबको जलाना है। जलाने के बाद सभी मेटल का सैंपल इकट्ठा करना है। इकट्ठे करने के बाद आपको क्या करना है, उसको कुछ समय के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। फिर जितने भी मेटल हैं उनके फ्लेम ऑफ कलर को आपको ऑब्जर्वेशन करना है जो आपने मेटल को बर्न किया था। फिर क्या करना है, आपको सरफेस मेटल की जो सरफेस है वो आपने देखा कि वो कैसे जल रहा था। फिर आपको क्या करना है, उसके डिक्रीजिंग यानी कि जो रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन है उसके आधार पे आपको क्या करना है, मेटल के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर रखना है। और लास्ट में ये कहा गया है क्या जो प्रोडक्ट हैं वो सभी के सभी पानी में सॉल्युबल यानी मिल सकते हैं। नाउ ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी कुछ ऐसे यानी लमसम जितने मेटल थे वो सभी के सभी क्या थे, सबको किस में मिलाया गया, ऑक्सीजन में मिलाया गया। और जब हम सब एलिमेंट यानी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन में कंबाइन करते हैं तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द एयर, जब हम लोग कॉपर को क्या करते हैं, हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो वो हमें क्या प्रदान करता है, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ कॉपर ऑक्साइड्स इन द ब्लैक ऑक्साइड। यानी कॉपर प्लस ऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम इज अ फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी जब हमने एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस उसको रिएक्ट करवाया तो हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला। रिकॉल द फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर द बेसिक इन द नेचर। ठीक है,
यानी कि हमने क्या किया था, जो कॉपर ऑक्साइड था उसको रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। हम ये जानते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं आर द बेसिक इन नेचर, वो सभी के सभी बेसिक नेचर के होते हैं। बट सम मेटल्स, सम ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। बट कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, यानी कि ये दोनों को दोनों क्या होते हैं, बेसिक, दोनों चीज़ में क्या करते हैं, वो उनके दोनों बिहेवियर होते हैं, यानी बेसिक भी होता है, साथ साथ एसिडिक नेचर भी होता है। सच मेटल ऑक्साइड्स विद रिएक्ट विद बोथ एसिड्स वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सैल्ट एंड वाटर। यानी कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि ऑक्साइड, सच मेटल ऑक्साइड्स विच, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सैल्ट एंड वाटर। और हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, सैल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। क्या आप जानते हो कि एम्फेट्रिक ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद द एसिड और द बेस। यानी कि एम्फेट्रिक ऑक्साइड जो होता है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, वो रिएक्ट करता है विद द फॉलोइंग ऑफ द एसिड और बेस, दोनों के मैनर पे वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। जैसे एल्यूमिनियम, हमने सबसे पहले एल्यूमिनियम के बारे में बात की गई थी ना, तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, पहले एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है और साथ में H2O यानी पानी भी हमको दे रहा है। फिर जब हमने एल्यूमिनियम को NaOS यानी सोडियम ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया, जो कि एक बेस है, तो भी हम क्या कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट प्रदान कर रहा है और साथ साथ हमें पानी भी क्या कर रहा है, दे रहा है। हमने पढ़ा था कि एम्फोटेरिक एसिड जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है रिएक्ट करता है और साथ ही साथ एसिड और बेस दोनों प्रदान करता है। फॉलोइंग सम मैनर्स विद द एसिड एंड द बेस। नाउ मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर द इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व्स इन वाटर फॉर्म ऑफ द एल्कालाइज। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एल्कालाइज के रूप में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। सोडियम ऑक्साइड्स एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कालाइज। यानी सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में डिजॉल्व करेंगे तो हमें अल्कालाइज मिलेगा। जैसे सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर H2O, तो हमें क्या मिला, सोडियम ऑक्साइड। नाउ सेकेंड, पोटेशियम ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द वाटर सम, तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम ऑक्साइड्स। दैट मीन्स एक्वा, मतलब यहाँ देख रहे हो ना, एक्वा जो लिखा है ये होता है वाटर। नाउ we have observed some in activity 3.9 some that all metal do not react with the oxygens at the same rate। यानी कि एक्टिविटी 3.9 हमने ये देखा कि जितने भी मेटल होते हैं वो सेम रेट में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करते हैं। यानी डिफरेंट मेटल सो द डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन सम, डिफरेंट मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के टुवर्ड में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट द कैच फायर। यानी कि मेटल जैसे कि पोटेशियम हो गया, अगर सोडियम होगा, अगर इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्ट करवाने के बाद इसको हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो इसमें आग भी पकड़ सकती है। हैंस द प्रोटेक्ट देमसम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। ठीक है, यानी कि एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दे आर कीप्ड इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इनके जो होता नहीं है, यानी हमें बताया गया था अभी कि जो सोडियम होता है, पोटेशियम और सोडियम जो होता है, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करवाने के बाद इसको खुले में रख देते हैं तो इसमें क्या कर सकती है, आग भी पकड़ सकती है। सो इसी एक्सीडेंट को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं, इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं। At an ordinary temperature, the surface of the metals such as the magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with the thin layer of the oxide। यानी कुछ मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर में जो मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम्स हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, ये अपने सरफेस पे क्या करते हैं, पतली सी लेयर बनाकर रखते हैं जिसे हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। यानी कि ये जो ऑक्साइड लेयर्स होती है ये मेटल को ऑक्सीडेशन से रोकती है। आयरन्स डज नॉट बर्न्स ऑन द हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न्स विगोरसली व्हेन द स्प्रिंकल्स इन द फ्लेम।
अगर हम लोग आयरन को जलाते हैं तो वो बर्न नहीं करेगा, ठीक है। पर अगर हम लोग आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाने की कोशिश करते हैं एक फ्लेम पे, तो वो क्या हो जाएंगे, जल उठेंगे। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जो होता है वो जलता नहीं है, पर हॉट मेटल्स इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्स लेड कॉपर्स ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर जलेगा नहीं, पर कॉपर के ऊपर यानी इसके जो कोटेड है उस पर क्या हो जाएगा, एक लेयर छोड़ जाएगा जिसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। सिल्वर और जो गोल्ड होता है नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इवन द हाई टेम्परेचर, अगर आप सिल्वर और गोल्ड को रिएक्ट करवाते हो तो वो रिएक्ट नहीं होगा विद द ऑक्सीजन एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। यानी हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा सिल्वर और गोल्ड। कह रहे after performing activity 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of the sample of the metal taken here, यानी कि यहाँ पे जो सोडियम सम था वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव माना गया था पूरे मेटल के सैंपल में। हेयर द रिएक्शंस ऑफ द मैग्नीशियम इज द लेस विगोरस इम्प्लाइंस दैट इज नॉट रिएक्टिविटी एज अ सोडियम, जो हमारा मैग्नीशियम था वो लेस था कंपेयर ऑफ द सोडियम से, but burning in the oxygen does not help to decide about the reactivity of the zinc, iron, copper और lead। पर जो हमारा ऑक्सीजन था यानी कि बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन वो डज नॉट हेल्प, यह मतलब हमारी मदद नहीं करता है यह डिसाइड करने में कि जो इसकी रिएक्टिविटी है जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, ये रिएक्ट करते नहीं है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से। लेट अस सी, ठीक है, लेट अस सी सम मोर से रिएक्शंस टू अराइव एट द कॉन्क्लूजन्स अबाउट द वाटर रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल, ठीक है। चलो आज फिल्म लोग इतना ही रखते हैं। तो आई थिंक इस चैप्टर कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार पढ़िएगा और समझने का अपने से प्रयास करिएगा। जो भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप में अपनी दिक्कतें बताएं ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। चलो ओके, थैंक यू बच्चों।